हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 11th फरवरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, अलग अलग टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होगा किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर करती चलूँ। तो आइए आज का डिस्कशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर डे के साथ हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी यानी कि आयुर्वेदा से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारी कंट्री में एक अलग मिनिस्ट्री इससे रिगार्डिंग बनाई गई है, जिसका नाम है आयुष। आयुष मिनिस्ट्री जो है ये अलग बना रखी है हमारी कंट्री में, ठीक है, अलग डिपार्टमेंट है। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर यूनानी डे के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हर साल वर्ल्ड यूनानी डे जो है 11th फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और बर्थ एनिवर्सरी जो है हकीम अजमल खान की, तो आज ही के दिन ये सेलिब्रेट की जाती है। तो उन्हीं की ही बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे ये वर्ल्ड यूनानी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। हकीम अजमल जो थे ये एक फिजिशियंस थे, ठीक है, एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन। और साथ ही साथ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो न्यू दिल्ली में है। एमिनेंट जो इंडियन यूनानी फिजिशियंस थे, इनके द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से यूनानी का जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर वर्क किया गया। और फर्स्ट यूनानी डे जो है ये हमने सेलिब्रेट करना कब स्टार्ट किया? 2017 में किया, एट द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि हमने लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, मासिस एंड एक्शन अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो आई होप आपको ये डे के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बट ये नेक्स्ट एक पर्टिकुलर और डे है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो हम ये पॉइंट्स जो है इससे रिलेटेड हम मेंशन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर डे का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये ऑब्जर्व किया जाता है 11th फरवरी को। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फोकस किया जाएगा कि हमने वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो बढ़ानी है साइंस की फील्ड में, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इन साइंस। ओके, 7th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस असेंबली, तो यहाँ पे 11 फरवरी 2022 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि 7th इंटरनेशनल डे है ये। एम क्या है कि वुमेन्स का रोल यहाँ पे इंक्लूड करना, स्पेशली साइंस की फील्ड में, ओनली एज बेनिफिशरीज बट ऑल्सो एज एजेंट ऑफ चेंज। यानी कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा साइंस की फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी। तो इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो भी बेहतरीन तरीके से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर्टिकुलर सेक्शन को पीछे रख के चले, स्पेशली वुमेन्स को। ठीक है, अगर वुमेन्स जो है घर अच्छे तरीके से चला सकती है एज ए लीडर की फॉर्म में, तो वुमेन जो है साइंस की फील्ड में भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग जो रहेंगे इनके व्यूज़ क्या क्या होंगे उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वुमेन्स के। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव थ्रू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 6 है। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा 6 जो है ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जेंडर इक्वालिटी की भी बात आ जाती है। ठीक है, तो ये जो हम चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं तो सीधा सीधा गोल जो है यहाँ पे कवर होता दिखेगा, गोल 6 और 5th। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम जो है 2022 की इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। ठीक है, तो ये थीम आप लोगों को याद रखनी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 11 फरवरी को। ये प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम चलाया गया, इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम के तहत हमारी यूनियन जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनके द्वारा अप्रूव किया गया है एक आउटले। ठीक है, आउटले अप्रूव किया गया है 1700 करोड़ का। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा 31st मार्च जो है 2026 में। ठीक है, तो 2026 में इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की यहाँ पे बात की गई। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो
इस प्रोग्राम के लिए जो पैसा अनाउंस किया गया है, अप्रोक्स एक्सपेंडिचर जो है वो है 2600 करोड़ है, जो कि 3 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हाफ हाफ करके जो है ये पैसा जो है इस सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसे 2017-18 का था, ठीक है, तो 2017-18 टू 2019-20 तक। सेकंड जो है 2022 जो अभी यहाँ पे अलॉट किया गया है 2022 टू 2023, और थर्ड जो होगा आने वाले टाइम में 2026 और 27 के लिए यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह टाइमलाइन रहने वाला है। ठीक है, जो अभी यहाँ पे जो अभी चीज़ें अप्रूव की गई हैं, जो फाइनेंशियली यहाँ पे चीज़ें दी जाएंगी, सारा पैसा जो है वो एकदम से नहीं दिया जाता है। इसमें हाफ हाफ करके यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा इस सेक्टर में जो है पैसा दिया जाता है। आखिर गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, हाफ हाफ करके जो पैसे दिए जाते हैं? तो आइए हम यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग जो हम करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो पहले तो हम इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा, कॉन्टिन्यूशन जो है ईस्ट वाइल। ठीक है, जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो 2026 तक ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी इसके लिए अलॉट किया गया है, यानी कि 2022 टू 23 ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए 1700 करोड़। ठीक है, तो टोटल आउटले कितना है, 2600 करोड़ है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंशन है। तो फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2019 तक यहाँ पे किया गया। और इम्पॉर्टेंट है, सेंटर यहाँ पे सारा पैसा दे रही है। तो सेक्टर स्कीम है, दो टाइप की स्कीम्स रहती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक तो रहती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर में क्या रहता है कि यूनियन जो कैबिनेट है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी, वो सारा पैसा अलॉट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की हम लोग बात करते हैं तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, एम क्या है इसका कि डेवलपमेंट करना, स्पेशली लेदर सेक्टर में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट करना, साथ ही साथ जो एड्रेस करना इन्वायरमेंटल जो कंसर्न देखने को मिलते हैं लेदर सेक्टर में। ठीक है, तो फैसिलिटेट करना एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज हो उसके ऊपर वर्क करना, और साथ ही साथ इसकी प्रोडक्शन जो है लेदर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि स्कीम के अंदर काफ़ी सारी सब स्कीम्स भी आती हैं। ठीक है, तो सब स्कीम्स भी आती है स्कीम के अंदर जिसको अप्रूव किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंडर, लाइक जैसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़, मेगा लेदर ऑफ फुटवेयर एंड एक्सेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट, ब्रांड प्रमोशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियो हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो सारी स्कीम एक साथ मिलकर यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट कर सकती हैं, स्पेशली लेदर सेक्टर में। अगर हम डिज़ाइन सेक्टर की भी, डिज़ाइन स्टूडियो की भी बात करें तो ठीक है, अगर डेवलपमेंट की बात करें स्पेशली डिज़ाइन स्टूडियो में, इसके लिए स्पेशली अलग से आउटले यहाँ पे अप्रूव किया गया है, प्रपोज किया गया है 100 करोड़ का न्यू सब स्कीम यहाँ पे क्या की गई है, अलॉट की गई है, ताकि हम प्रमोट कर सके, मार्केट एक्सपोर्ट लिंकेज बना सके अनदर कंट्रीज के साथ, और साथ ही साथ फैसिलिटेट बायर जो सेलर मीट है वो अच्छी तरीके से हो सके और डिस्प्ले कर सके, स्पेशली इंटरनेशनल जो बायर्स है वो अट्रैक्ट हो यहाँ पे। ठीक है, ताकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें, और साथ ही साथ वर्क एज इंटरफेस ऑफ द ट्रेड फेयर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं जैसे डिज़ाइन स्टूडियो होगा। ठीक है, तो डिज़ाइन स्टूडियो को लेके ये अच्छी बात है कि ये अलग ही डिपार्टमेंट रख रहे हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देगी जो मार्केट से अलग होते हैं। ठीक है, अब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, इस सेक्टर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी सोसाइटी में। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, स्पेशली यहाँ पे वुमेन्स और स्किल डेवलपमेंट, डिसेंट वर्क हो गया। ठीक है, इंडस्ट्री एंड मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। अगर लेदर क्लस्टर्स की हम बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारी कंट्री में वहाँ पे बेनिफिट होगा, स्पेशली जो गरीबी की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होगी, जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलेगी, सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स एजुकेशन एक्सेट्रा यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
करेंगे। और साथ ही साथ ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सीधा मेंशन होते हैं, सीधा हमारे टारगेट की ओर बढ़ते हैं, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर, ठीक है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करें तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इसमें जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिलेगा, अगर गरीबी कम होगी तो भुखमरी भी कम होगी, ठीक है। अच्छी हेल्थ देखने को मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिलेगी, जेंडर जेंडर जो इक्वालिटी है वो भी यहाँ पे सामने आती नजर आएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके चलते, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कि जो अदर नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, गुड जो हेल्थ है, ठीक है, वेलबींग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पे मेंशन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन है। तो मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फोकस करके हमने ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अलॉट की हैं। और अदर जो इन्वायरमेंटल जो बेनिफिट है, ठीक है, तो इस सेक्टर से क्या-क्या बेनिफिट होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द एनडीपीज़ अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर बात करें कि जो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊँगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। करंट स्टेटस ऑफ इंडियाज़ लेदर इंडस्ट्री, ये जानने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और साथ ही साथ आप मेंशन कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। जैसे लेदर इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ठीक है। ये जो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भारत में देती है, ये सेक्टर जो है ज़्यादातर जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो इसमें देखने को भी मिलता है। स्पेशली जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहता है इस सेक्टर के अंदर। स्पेशली 50% शेयर जो जाते हैं वो वुमेन्स के लिए जाते हैं, ठीक है। जो हमारी कंट्री में यंगेस्ट जो वर्क फोर्स है वो भी यहाँ पे वर्क करती है, आपको नजर आएगी। अप्रोक्सीमेट 55% वर्क फोर्स जो है वो 35 ईयर्स से बिलो यहाँ पे काम करती है, स्पेशली लेदर सेक्टर में, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो मेंशन कर सकते हो आप आंसर राइटिंग में। अब हम देखते हैं कि लेदर इंडस्ट्री का हमारी कंट्री में करंट स्टेटस क्या है। इंडिया की अगर बात करें, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फुटवेयर एंड लेदर गारमेंट्स आफ्टर चाइना के बाद, ठीक है, इन द वर्ल्ड। और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर चाइना, ठीक है। प्रोड्यूसर भी सेकंड है, एक्सपोर्टर भी सेकंड है आफ्टर चाइना, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ओके। अगर इंडस्ट्री की बात करें, लेदर इंडस्ट्री की, ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग इंडस्ट्री है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है इंडिया का, लेदर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ अमंग टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर में से हमारी कंट्री आती है। इंडिया जो है हैज अ अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विद एक्सेस 20% ऑफ वर्ल्ड कैटल है, बफेलो 11% ऑफ वर्ल्ड गोट एंड शिप पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ लेदर इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जो प्रोवाइड करवाती है मोर देन 4 मिलियन पीपल को जॉब, ठीक है। मोस्टली स्पेशली वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है ये मैंने आपको बताए हैं कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट है लेदर प्रोडक्शन में, ठीक है। तो 30% शेयर वुमेन्स का देखने को मिलता है। लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द जो यंगेस्ट वर्क फोर्स है, 55% है, ठीक है। तो बिलो 35 ईयर एज से कम यहाँ पे जो यंगेस्ट वर्क फोर्स है काम करती है। अगर बात करें मेजर जो मार्केट्स हैं इंडियन लेदर की एंड लेदर प्रोडक्ट की, वो है यूएसए है, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, यूएई एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, आज का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे चीज़ें जो है मैंने डिस्कस की हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज हैं। तो अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो है हमारी कंट्री का, कि अनीमिया की जो बीमारी रहती है स्पेशली बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको कैसे कम करना है, वहाँ यहाँ पे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। क्या क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी है आने वाले टाइम में भी, ताकि हम अनीमिया मुक्त भारत बना सकें। अगर बात करें 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, याद रखिएगा 2018 में इसको लॉन्च किया गया है। टारगेट क्या था कि हमने अनीमिया की जो प्रॉब्लम है इसको कम करना है, स्पेशली वर्नरेबल जो एज ग्रुप है सच एज वुमेन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, ठीक है। अगर बात करें एनीमिया मुक्त भारत की,
स्पेशली लाइफ साइकिल अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मैकेनिज्म यहाँ पे लेके चलना है। अगर बात करें यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है कि कैसे हमने अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, यहाँ पे 6x6 की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। जैसे 6 टारगेट बेनिफिशियरीज यहाँ पे रखे गए हैं, 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यहाँ पे टारगेट रखे गए हैं, ठीक है, फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा अगर न्यूट्रिशन हमें मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो खून की कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अनीमिया का मतलब ही क्या है कि बॉडी में खून की कमी हो जाना, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें, वो थर्ड गोल जो है इसके बारे में बात करता है, जिसका नाम है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो अनीमिया के बारे में बात करूं मैं, तो अनीमिया आखिर है क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ जो रेड ब्लड सेल रहते हैं बॉडी में, ठीक है, और जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी है इनसफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड अगर मतलब पूरी ना हो, ठीक है, एज के हिसाब से, ठीक है, सेक्स ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, स्मोकिंग जैसे जैसे स्मोकिंग वगैरह रहती है, पर्सन कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके सामने कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी स्टेटस भी देखने को मिलता है। अगर बात करें कि जो अर्ली स्टेज रहती है प्रेगनेंसी की, तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम में ही आयरन की जो टैबलेट्स है वो देनी स्टार्ट करते हैं, ताकि उसकी बॉडी में ब्लड की कमी ना हो, ठीक है, तो अनीमिया की प्रॉब्लम ना देखने को मिले, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं जो आयरन डिफिशिएंसी रहती है, ये मोस्ट कॉमन कोज है अनीमिया का, ठीक है। तो आयरन की कमी के कारण यहाँ पे खून की कमी देखने को मिलती है बॉडी में, ठीक है। अदर कंडीशंस देखें, जैसे फ्लोलेट, विटामिन B1-2 हो गया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, और जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं किसके, अनीमिया के, ठीक है। अनीमिया का मतलब ही क्या होता है, खून की कमी हो जाना एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बॉडी में, ठीक है। तो सीवियर फॉर्म की अगर बात करें, यानी कि अगर बॉडी में कमी हो गई, ब्लड की अनीमिया की प्रॉब्लम आ गई, तो फटीग हो जाती है बॉडी, वीकनेस काफ़ी आती है, डिजीनेस एंड ड्रॉसीनेस देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन में पर्टिकुलरली ये सारी बीमारी देखने को मिलती है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2920 का, ठीक है, तो इसमें इंडियन वुमेन एंड जो चिल्ड्रन है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनमें एनेमिक की प्रॉब्लम पाई गई, ठीक है। अंडर फेज फर्स्ट, जब फेज फर्स्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, उसमें 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उसमें मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। स्पेशली मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन और वुमेन जो है ये पर्टिकुलरली अनेमिक की शिकार पाए गए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO जिसको हम बोलते हैं, तो WHO के द्वारा भी बोला गया कि जो वुमेन्स हैं इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि जैसे पीरियड साइकिल जो स्टार्ट हो जाता है वुमेन्स का, तब भी यहाँ पे जो है मंथली यहाँ पे अनेमिक की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर वुमेन की बॉडी में, ठीक है। और हैविंग हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, तो लोअर देन 12 ग्राम पर डेसिलीटर ग्राम, ठीक है। तो यानी कि 12 ग्राम से कम यहाँ पे वुमेन की बॉडी में यहाँ पे ब्लड जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ चिल्ड्रन जो है अंडर 5 ईयर, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो लेवल है उसका लोअर देन 11.0 ग्राम एंड DL आर दी कंसिडर ऑफ अनेमिक, ठीक है। जिसका अंडर 5 अगर बच्चा है, जिसकी बॉडी में जो ब्लड है 11 ग्राम से कम है, तो वो कंसीडर किया जाता है एज अ अनेमिक की प्रॉब्लम उसको हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, ताकि अनीमिया की जो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। अगर बात करें हेल्थ के बारे में, हेल्थ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी हेल्थ जो है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में भी डालने की बात की जा रही थी, बट आपको ये याद रखना है हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है टोटल, ठीक है। 7 शेड्यूल आप देखने को मिलता है, उसमें 3 लिस्टें हैं, ठीक है। एक तो है यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये हेल्थ का जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में रखा गया है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रेंथ करने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज को, इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन नेशनल प्रोग्राम, ठीक है, जो नेशनल प्रोग्राम चलाए गए हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, स्पेशली स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया, ये आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ठीक है।
साथ ही साथ वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है ये भी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। स्पेशली क्या-क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जो-जो इंसिडेंट्स होते हैं अनीमिया के अमंगस्ट एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ में, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, ताकि रिपोर्ट और ट्रैक कर सके कितने केसेस हैं अनीमिया के एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। सिवियरली जो अनेमिक प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसमें भी ये देखने को मिली, ठीक है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर अनीमिया, इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। स्पेशली ये पार्ट है एंटीनेटल केयर एंड ऑल प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं उनके लिए यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है। मैंने बोला ना स्टार्टिंग की फेज जो रहती है प्रेगनेंसी की, वहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि पर्टिकुलर वुमेन की बॉडी में खून की कमी ना हो, ठीक है। साथ ही साथ विलेज लेवल पे भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज जो है इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट करवाई गई। स्पेशली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आंगनवाड़ी जो है, ठीक है, ये ह्यूज तौर पे ग्राउंड लेवल पे काम करती नजर है। प्रधानमंत्री सुरक्षित जो मातृत्व अभियान है, ठीक है, ये भी लॉन्च किया गया। स्पेशली इसके तहत फोकस दिया गया कि स्पेशल चेकअप किया जाए एवरी जो 9th ऑफ दी एवरी मंथ, हेल्प ऑफ मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से, और डिटेक्ट किए जाएँ कि कितने केसेज़ हैं अनीमिया के एक पर्टिकुलर रीजन में। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक, ठीक है, जो ब्लड बैंक्स हैं यहाँ पे सेटअप करने की बात की, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ब्लड स्टोरेज यूनिट इन सब डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटीज़ सच एज जैसे सब डिविजनल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, ताकि टैकल किया जा सके सीवियर जो अनीमिया की बीमारी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डिटेल में मैंने सारे डिस्कस किया है। अगर कोई भी आपको डाउट होगा इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, प्लीज़ अपने डाउट्स को जो है ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे क्या है? अभी एमिकस क्यूरे न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय द एमिकस क्यूरे, अ टोटल ऑफ 4,984 criminal cases involving legislature were pending in various courts across the country as of 1st December 2021। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अभी जो एमिकस क्यूरे है ने एक रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट को कि जो हमारे एमपीज हैं और एमएलएज हैं, ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनके अगेंस्ट जो केसेस है आज के दौर में कोर्ट्स में जो चल रहे हैं, उन केसेस की संख्या बढ़ गई है। अप्रोक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 केसेस चल रहे हैं एमपीज और एमएलएज के खिलाफ, ठीक है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स में, तो इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले एमिकस क्यूरे के बारे में, आखिर एमिकस क्यूरे क्या होता है, ठीक है। एमिकस क्यूरे का मतलब रहता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। कोर्ट का क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट माना जाता है एमिकस क्यूरे को। एमिकस क्यूरे कोई भी एक लॉयर होता है, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दूसरा कोई भी कोर्ट इसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर वर्ड्स ऑफ द एमिकस क्यूरे की फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड एट कोर्ट, फ्रेंड इन कोर्ट, एडवाइजर टू द कोर्ट एंड मास्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा। और साथ ही साथ ये पोस्ट जो रहती है ना एमिकस क्यूरी की, ये एक वॉलेंट्री पोस्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है एमिकस क्यूरे की, तो ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को अच्छे से समझना है ताकि आप डेफिनेशन भी खुद ही बना सके, ठीक है। तो चीज़ों को रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं जो क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स में, ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे जो है परसेंटेज जो इसका बढ़ गया है 2004 से, आप देख सकते हैं 2019 तक का, ठीक है। तो 2004 में जो है 24% जो जैसे एमपी एमएलए हैं, ठीक है, 24% इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो हैं वो चल रहे थे। आज के टाइम में इनकी संख्या 43% हो गई है, यानी कि पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 43% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्सप्लेन नहीं करना चाहती इसको कि क्यों कैंडिडेट्स, उनको वही कैंडिडेट्स क्यों यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ठीक है। स्पेशली वाई कैंडिडेट्स विद पेंडिंग क्रिमिनल केसेस आर सिलेक्टेड एज अ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या रहता क्या है कि
क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन होना स्पेशली पॉलिटिक्स में, ठीक है? तो इस चीज़ को कम कैसे करना है, ठीक है? इस मुद्दे के ऊपर अभी भी बहस चल रही है, ठीक है? तो इसमें इंक्लूडेड है जैसे क्रिमिनल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्शंस में अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, बट जनता को ये सोचने की ज़रूरत है जिसको हम वोट देने जा रहे हैं, कहीं उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, तो ये सब ध्यान रखना भी जनता का काम है, ठीक है? तो अगर अपना वोट जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना, किसको आपने वोट देना है, क्योंकि आज के टाइम में सब पढ़ी लिखी जनता है, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्रिमिनल्स ना लेके आएँ जो हमारे असेंबलीज़ हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? तो साथ ही साथ इलेक्ट किए जाते हैं एज़ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। प्रीलिमिनरली ड्यू टू नक्सेस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स में ये सारी यानी कि न नक्सेस का मुद्दा देखने को मिलता है पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स के बिटवीन, ठीक है? देखिए, यहाँ से एक मुद्दा एक समझ में आ ही जाता है, जैसे पास्ट में क्या होता था, जो पॉलिटिशियंस थे, ठीक है? तो यहाँ पे एक पावर के लिए क्या करते थे, गुंडा गुंडा जो राज रहता है, ठीक है? तो गुंडागर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। फिर आगे-आगे क्या हुआ, जो वहाँ पे भाड़े पे गुंडे वगैरह ये रखते थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ही क्यों ना पॉलिटिशियंस बन जाएँ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आगे-आगे बढ़ती गई। तो आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे असेंबलीज़ में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, ठीक है? अगर बात करें लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं कि हमें डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए क्रिमिनल कैंडिडेट्स को, ठीक है? अगर इसकी बात करें हमारे संविधान में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है डिस्क्वालीफाई स्पेशली पर्सन फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन, ठीक है, फॉर द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली और एनी अदर लेजिस्लेचर, ठीक है? यानी कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि उस पर्सन को किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना जो स्पेशली इलेक्शन जीत के आया है पार्लियामेंट में और असेंबली में। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, एक तो रहता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, एक होता है 51। तो 1950 जनता के बारे में बात करता है, 1951 पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, ठीक है? तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है कि डिस्क्वालीफाइंग करना पर्सन का, स्पेशली कॉन्टेस्टिंग एंड इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, सेक्शन 8 जो है ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की, सर्टेन ऑफेंसेस अगर किसी के खिलाफ हैं तो, ठीक है? कोई भी अगर इंडिविजुअल है, उसको जेल हो चुकी है मोर देन 2 इयर्स, ठीक है? तो वो इलेक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं रहता 6 इयर्स के लिए, ठीक है, आफ्टर द जेल टर्म ऑफ हिज एंडेड, ठीक है? और साथ ही साथ लॉ जो है वो बात करता है कि डज नॉट बार इंडिविजुअल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट टर्म contesting election, therefore disqualification of candidates with criminal cases depend on their conviction in these cases। रीजन क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का? बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है इन्फोर्समेंट की, ठीक है? सेवरल जो लॉज हैं, कोर्ट जजमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सही चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इन्फोर्समेंट जो लॉ है उसकी कमी देखने को मिलती है, जजमेंट की कमी देखने को मिलती है। वेस्टेड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो इंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो पब्लिश की गई कैंडिडेट्स की, जो फील्ड किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ठीक है, वेरी ये इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव, और मेजर चंक देखने को मिला वोटर्स का, ठीक है? तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, वोट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो हैं वोट सही तरीके से दें। जाँच लें कि जिसको हम वोट देने जा रहे हैं कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है, ठीक है? ये ना हो कि हम क्रिमिनल्स वहाँ पे जो है अपने भेज दें एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? साथ ही साथ मस्कुलर पावर, मैंने आपको बोला ना कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और मनी पावर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? कैंडिडेट्स जो है विद सीरियस रिकॉर्ड देखने को मिलता है, स्पेशली पब्लिक इमेज बनाने के लिए, लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फाइनेंस देयर ओन इलेक्शंस एंड सब्सटेंसिव रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं पार्टीज के, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं उनके ऊपर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, समटाइम वोटर्स जो हैं, ठीक है, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता, कई बार वो भी क्या करते हैं, अपने वोट्स जो हैं एक पर्टिकुलर क्रिमिनल को दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पॉलिटिशियन है, तो साथ में अपने एक गुंडा राज रख रखा है, और पीछे से यहाँ पे जो है फंडिंग दी जा रही है, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, केस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है, जो केसेस हुए 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो एफिडेविट डिटेल देयर क्रिमिनल जो इंसेंडिडेंट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिटेल यहाँ पे देखने को मिली। 2013 में भी केस आया, ठीक है, 2014 में, 2016 में भी 5 जज बेंच यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है? तो ये सारे मुद्दे जो है यहाँ पे देखने को मिले।
इफेक्ट क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। गुड गवर्नेंस जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इंटीग्रिटी जो है पब्लिक सर्वेंट की उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेशली जो सोशल डिसहार्मनी है वो यहाँ पे खराब होती दिखती है, ठीक है। वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूँ, जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की अगर बात करें, ठीक है, तो वेरियस कमेटी जो है जैसे दिनेश गोस्वामी इंद्रजीत कमेटी जो है इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स लेके आए, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जो है ये यूज़ किया जो जा रहा है ब्लैक मनी को, ठीक है, तो इसमें पॉलिटिक्स में, तो इसको क्या करना है, कम करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेंथ करना इलेक्शन कमीशन को, रेगुलेट करना, रूल्स लेके आना ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है, और क्लीनर इलेक्टोरल प्रोसेस यहाँ पे लेके आना, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे वर्क कर सकती है। विजिलेंट वोटर्स यानी कि सतर्क होने चाहिए वोटर्स, ताकि उनको पता चल सके कि हम अपने वोट का मिसयूज़ ना कर रहे हो, अपनी मनी का मिसयूज़ ना कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी यानी कि जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए तो इंडियन कोर्ट्स जो हैं यहाँ पे सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, बैन करना चाहिए पीपल को जो अक्यूज्ड हैं, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है जिनके ऊपर, ताकि वो हमारे जो इलेक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो यहाँ पे चीज़ें जो है रेगुलेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे जो बात की जा रही है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जा रही है। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक सेकेंड। डीलिमिटेशन कमीशन जो है यहाँ पे फिक्सिंग एंड रीड्राइंग लिमिट बाउंड्रीज यहाँ पे सेट की जाती है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज की, स्पेशली असेंबली और लोकसभा सीट्स के लिए, अपनी एंटायर जो टेरिटरी है हमारी उसके लिए, ठीक है। तो ये एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक इंडिपेंडेंट हाई पावर पैनल है जिसको डीलिमिटेशन कमीशन बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर इनका जो कोई भी डिसीजन है तो कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए है कि रिसेंटली ही इंटरिम रिपोर्ट निकल के आई है जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की, जो प्रपोज की गई जो इलेक्टोरल मैप चेंज करना है उसके लिए जे.एंड.के का, ठीक है। तो 2019 में यहाँ पे जे.एंड.के स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, जे.एंड.के एंड लद्दाख में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किश्तवाड़, दोधा, कठुआ, राजौरी, सांबा, ठीक है, कुपवारा और रियासी, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे इसको चेंजेस करने की बात की जा रही है। तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट की गई जून 2021 में स्टेट में पर्टिकुलरली। तो इस वाइल जे.एंड के स्टेट जो है 87 मेंबर असेंबली, 37 कॉन्स्टिट्यूंसी इन जम्मू रीजन एंड 46 कश्मीर जो डिवीजन है और 4 लद्दाख डिवीजन, ठीक है। तो बिसाइड 24 सीट्स जो है ये रिजर्व की गई एंड वैकेंट फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ठीक है। जे.एंड.के जो है ये स्पेशली जो स्टेटस जो था डिवाइड किया गया, ठीक है, आर्टिकल 370 जो हटाया गया 5 अगस्त 2019 में, ठीक है। मेजर रिकमेंडेशन जो दी गई जे.एंड.के डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ताकि यहाँ पे इंक्रीज की जाए असेंबली की स्ट्रेंथ, ठीक है। कमीशन जो इनके द्वारा बोला गया कि ज़रूरी है, ठीक है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो था उसके तहत 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है इसको इंक्रीज किया जाए, स्पेशली स्ट्रेंथ जो है 87 टू 90 की गई। इंटरिम रिपोर्ट जो निकल के आई इसमें प्रपोज किया गया कि 6 सीट्स जो है जम्मू प्रोविंस की उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है 43, ठीक है। तो 1 सीट कश्मीर प्रोविंस के लिए और जो 40 टेकिंग टू सीट स्ट्रेंथ टू 47, ठीक है। तो बाकी जो है 2 रीजंस के लिए यहाँ पे दी गई। कश्मीर की बात कर रही हूँ, जो कमीशन है, ठीक है, कमीशन जो है इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि जो रीड्राइंग करना है बाउंड्रीज को मोस्ट ऑफ द असेंबलीज ऑफ सेगमेंट इन जे.एंड.के, ठीक है। 28 न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे बनाने की बात की गई, डिलीटेड 19 असेंबली सेगमेंट। रिजर्वेशन की बात करें असेंबलीज में, तो यहाँ पे रिजर्व की गई 7 सीट्स किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, मेनली जो पॉपुलेट है सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर बेल्ट में, एंड 9 सीट्स यहाँ पे डिफाइन की गई शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो हेल्प करेगी गुज्जर एवं बक्करवाला जो
मेन जो यहाँ पे कास्ट देखने को मिलती है, मोस्टली नॉन कश्मीरीज हैं जी। ये स्पीक करते हैं मुस्लिम्स एंड इनहेबिटेड राजौरी पुंछ बेल्ट जम्मू प्रोविंस में। इंक्रीज जो बात की जाएगी लोकसभा सीट्स की, इसके चलते कमीशन जो है प्रपोज करेगा रिफ्रेमिंग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज जे के लिए जे विद 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसमें इंक्लूड रहेंगी 3 सीट्स फ्रॉम कश्मीर से और 2 सीट्स जो हैं जम्मू से। ठीक है, लोकसभा सीट्स में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कश्मीर प्रोविंस जो है मोर देन पॉपुलेशन अगर देखें 68.88 लाख अगेंस्ट 53.50 लैक्स हैं जम्मू प्रोविंस में। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी जो है यहाँ पे सीट्स जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। रीऑर्गेनाइजेशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा बोला गया, क्योंकि जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जब आया तो बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में केस चल रहा है। आर्बिट्रेरी प्रोसेस की बात करें तो ये क्वेश्चनेबल है। ठीक है, जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया जे बाय द कमीशन। ठीक है, और साथ ही साथ डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये तो आपको बता दिया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोसेस जो है, ठीक है, कि चेंज किया जाता है नंबर ऑफ सीट्स का एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो इन्वॉल्व रहती है इसमें रिजर्वेशन ऑफ असेंबली सीट्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एम क्या है कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव एंड इक्वल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे सेटअप करना, ताकि इंश्योर किया जा सके फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और कैंडिडेट्स जो हैं कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन। ठीक है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे होना चाहिए नंबर ऑफ वोटर्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन की बात करें तो यानी कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ प्रोविजंस रखे गए हैं वो देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 82 जो है पार्लियामेंट का, ठीक है, इसके तहत एनेक्ट किया गया डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंशियस। जब भी सेंशियस आता है उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। अंडर आर्टिकल 170 की बात करें, आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 170 की बात करें तो स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट एवरी सेंशियस। ठीक है, एक्ट जो है ये फोर्स में आता है, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेटअप किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन को। डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है आर्टिकल 82 के तहत। पार्लियामेंट एनेक्ट करते हैं डिलिमिटेशन एक्ट एवरी सेंशियस के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरी आउट की गई, ठीक है, 1950 में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है, एक्ट जो था 1952 में यहाँ पे एनेक्ट किया गया, और साथ ही साथ इसको सेटअप किया गया 4 टाइम, 1952, 1963, 1973, 2002। उसके बाद एक्ट यहाँ पे देखने को मिले ये। ठीक है, और फिर नो डिलिमिटेशन आफ्टर 81 और 91 सेंशियस के बाद यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन नहीं लाया गया। डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो वर्क करते हैं, यानी कि सलाह किसकी ली जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। कंपोजिशन इसमें क्या क्या रहता है, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशनर्स यहाँ पे मिलकर वर्क करते हैं। ज़रूरत क्यों रहती है डिलिमिटेशन की, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट में अनइवन ग्रोथ देखने को मिलती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है आज के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी कंट्री का। ठीक है, और साथ ही साथ माइग्रेशन जो है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जॉब के लिए आते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है पर्टिकुलर रीजन में, इसलिए यहाँ पे डिलिमिटेशन जो है वो लाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इशू क्या है डिलिमिटेशन का, स्टेट जो है लिटिल इंटरेस्ट ले रही है आज के टाइम में, स्पेशली जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात आ जाती है। बहुत ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिलती है पार्लियामेंट में, बट वो फुलफिल नहीं की गई है आज के टाइम में। ठीक है, अगर बात करें डिलिमिटेशन जो है इट्स डन बेस जो है 2021 सेंसस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है असेंबली की एंड पार्लियामेंट की, ये डिसाइड की गई है 1971 के सेंसस के हिसाब से, जो आज तक चेंज नहीं हुई है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कि नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स जो है मैक्सिमम कितनी है, 550 है एंड 250 रिस्पेक्टिवली है। 550 लोकसभा की एंड 250 जो है राज्यसभा की है। ठीक है, तो पॉपुलेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है रिप्रेजेंटेटिव बाय द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एसएससी चेयरमैन। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभी चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है एस किशोर। ठीक है, तो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं ये,
एस किशोर, इनको यहाँ पे एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। जो ऑर्डर इशू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है। और ये सर्व करेंगे स्पेशली जो सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। हेडक्वार्टर की अगर बात करें एसएससी की, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन इसका किया गया 4 नवंबर 1975 में। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है लेट माधवराव लिमाय अवार्ड्स, ठीक है। तो 18th ये दिया गया, किसको दिया गया, हमारी कंट्री के यूनियन मिनिस्टर जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी को दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला, ठीक है। 18th अवार्ड जो है इनको दिया गया, ये माधवराव अवार्ड जो है, ठीक है। स्पेशली कैटेगरी जो है कार्यक्रम खासर दास, इफेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उस कैटेगरी में इनको दिया गया। तो ये अवार्ड जो है फैसिलिटेट किया जाता है नासिक पब्लिक लाइब्रेरी जो है सार्वजनिक वाचनालय, ठीक है, उसके द्वारा ये फैसिलिटेट किया जाता है। और साथ ही साथ ये अवार्ड जो है कार्यकर्षम अमधर, ठीक है, मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, महाराष्ट्र के, उनके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बात की जा रही है कैंपेन के बारे में बात की जा रही है, माझी वसुंधरा कैंपेन। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, ताकि माझी वसुंधरा कैंपेन जो इसको सपोर्ट किया जा सके उस पर्टिकुलर रीजन में। इनिशिएटिव क्या है कि सस्टेनेबल यूज करना एनर्जी का और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का, ठीक है। लिटरल जो मीनिंग है इसका माझी वसुंधरा का वो है माई अर्थ, ठीक है। इनिशिएटिव जो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर माझी वसुंधरा के बारे में बात करें तो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का, एम्पावर करेगा सिटीजन्स को ताकि उनको नॉलेज दी जा सके, ठीक है, विद द नॉलेज ऑफ इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं, ठीक है, और एनकरेज करना कॉन्शियस जो इफेक्ट रहते हैं टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ सिटीजन्स को एम्पावर करना, ठीक है। तो ये रिपीट हो गई ये लाइन, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, नैरोबी कीनिया में है। फाउंड इसको किया गया 5 जून 1972 को। हेड जो है आज के टाइम में एंगर एंडरसन है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारा इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, बॉलीवुड एक्टर जो है अक्षय कुमार, इनको अभी यहाँ पे क्या बनाया गया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड अहेड ऑफ 2022 असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा अपॉइंट किया गया है अक्षय कुमार को एज अ एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। 2017 में अक्षय कुमार को अपॉइंट किया गया था उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छता अभियान के लिए, ठीक है। अक्षय कुमार जो है कैनेडियन इंडियन एक्टर हैं और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा 100 फिल्म्स जो हैं, मोर देन 100 फिल्म्स यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच करती है, ठीक है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। तो हरियाणा की बाउंड्री जो उत्तराखंड के साथ टच नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिब्बत वाला रीजन जो उत्तराखंड के साथ टच करता है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।